हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SRG स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं सीटेट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हिंदी से हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये बुक है जो कि अरविंद पब्लिकेशन की है और इसमें 15 प्रैक्टिस सेट हैं और उसमें से हम लोग कुछ प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं जो कि सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो उसको लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हिंदी भाषा आपको पता है लैंग्वेज 1 है और यहाँ पे प्रश्न 1 से लेकर 6 तक कुछ क्वेश्चन है जो कि पद्यांश से हैं, जिसको हम कविता कहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कविता को पढ़ेंगे, उसके बाद जो प्रश्न रहेंगे उसको सॉल्व करेंगे। विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणा में, कभी ना विपदा में पाऊँ भय। दुख ताप से व्यथित चित्त को ना दो सांत्वना नहीं सही, पर इतना होवे करुणा में, दुख को मैं कर सकूं सदा जय। कोई कहीं सहायक ना मिले तो अपना बल पौरुष ना हिले, हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही, तो भी मन में ना मानुच है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ प्रश्न देखेंगे। जैसे कि पहला प्रश्न है, कवि की प्रार्थना है। पहला ऑप्शन है विपत्ति से बचाने की, दूसरा ऑप्शन है विपत्ति नहीं आने देने की, तीसरा है विपत्ति से ना डरने की, या चौथा है विपत्ति से लड़ने की। तो इसका यानी कि यहाँ पे विपदाओं से आपने समझा, कविता में खुद ही कहा गया है कि विपदाओं से मुझे नहीं डरना है, इसलिए इसका राइट आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि विपत्ति से ना डरने की। इससे कविता में कवि ने कहा है। सेकंड प्रश्न है, दुख से पीड़ित होने पर कवि चाहता है, क्या चाहता है? पहला ऑप्शन है सांत्वना पाने की, दूसरा है दुखों को जीतने का वरदान, तीसरा है सुखपूर्वक रहने का वरदान, या चौथा है दुख सहने की शक्ति। दुखों को जीतने का वरदान। ध्यान में रखेंगे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, दुखों को जीतने का वरदान। कभी दुख से पीड़ित होकर यह चाहता है कि उसके दुखों को जीतने का वरदान मिल जाए। ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, सहायता ना मिलने की स्थिति में कवि चाहता है, क्या चाहता है? वह भी रुक जाएगा, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है वह अकेला नहीं रह पाएगा, तीसरा ऑप्शन है वह बैल पौरुष कम ना हो, उसका बैल पौरुष कम ना हो, अगला ऑप्शन है दुख को सहता रहेगा। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, उसका बल पौरुष कम ना हो, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उसका बल पौरुष कम ना हो। यही चाहता है, उसकी सहायता मिले। प्रश्न नंबर अगला है, करुणा में शब्द का अर्थ है। पहला ऑप्शन है करुणा करने वाला, करुणा से ओतप्रोत, तीसरा ऑप्शन है करुणा का पुतला, या करुणा का अवतार। करुणा से ओतप्रोत, यानी कि करुणामय का अर्थ होता है करुणा से ओतप्रोत। तो भी मन में ना मानुच है, पंक्ति में अलंकार कौन सा अलंकार है ये पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है उपमा अलंकार, दूसरा ऑप्शन है रूपक अलंकार, तीसरा ऑप्शन है अनुप्रास अलंकार और चौथा ऑप्शन है उत्प्रेक्षा अलंकार। अनुप्रास अलंकार। तो ध्यान में रखेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भी मन में ना मानुच है, इसमें अनुप्रास अलंकार होगा। पद्यांश में कवि का संदेश है कि पहला ऑप्शन है विपत्तियां सहन करते रहना चाहिए, दूसरा है ईश्वर से प्रार्थना करते रहना चाहिए, तीसरा है मनुष्य को स्वयं पर भरोसा होना चाहिए, चौथा है आत्मबल की रक्षा करनी चाहिए। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इधर राइट आंसर है, आत्मबल की रक्षा करना चाहिए। आगे हम प्रश्न देखेंगे जो कि आपका गद्यांश है। तो पहले हम लोग गद्यांश को पढ़ेंगे, उसके बाद यहाँ पे प्रश्नों को करेंगे। आज के शिक्षा क्रम में चरित्र गठन का कोई स्थान नहीं है और ना उसे कोई महत्व दिया जाता है। हमारी संस्कृति में गुरु और शिष्य का संबंध बहुत ही सुंदर और मीठा हुआ करता था। इसका कारण यही था कि दोनों का एक दूसरे पर विश्वास हुआ करता था। गुरु शिष्य को पुत्रवत मानते थे और उन पर स्नेह रखते थे। शिष्य गुरु को पितातुल्य और विश्वसनीय समझता था। गुरु का शिष्य के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा करता था और गुरु शिष्य के बीच केवल
व्यापारिक संबंध जिसमें पैसे के बदले कुछ पुस्तकें पढ़ा देने मात्र का संबंध होता था, न रहकर आध्यात्मिक संबंध हो जाता था जो घनिष्ठ हुए बिना नहीं रह सकता था। आए दिन समाचार पत्रों में विद्यार्थियों और शिक्षकों के संबंध में ऐसी ऐसी भयंकर बातें पढ़ने को मिलती रहती हैं जिससे हृदय अत्यंत खिन्न हो उठा है। मेरी समझ में इसका मौलिक कारण चरित्र गठन पर ध्यान न देना और छात्र पर शिक्षक वर्ग के नैतिक प्रभाव का ना होना ही है। अब इससे कुछ प्रश्न हैं इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न है, आज के शिक्षा क्रम में अभाव है। क्या अभाव है? पहला ऑप्शन है सभ्यता का अभाव, दूसरा है संस्कृति का अभाव, तीसरा है चरित्र गठन का अभाव, या चौथा है बल का अभाव। चरित्र गठन का अभाव। तो ध्यान में रखेंगे, गद्यांश के हिसाब से क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, चरित्र गठन का अभाव इसमें है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, हमारी संस्कृति में अत्यंत सुंदर और मधुर संबंध था। किसमें था? पहला है राजा प्रजा के बीच में, गुरु और शिष्य के बीच में, माता और पिता के बीच में, पिता और पुत्र के बीच में। गुरु और शिष्य के बीच में। ध्यान में रखेंगे, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 गद्यांश के अनुसार गुरु और शिष्य के बीच में। अगला प्रश्न है, गुरु को पितातुल्य और विश्वसनीय समझता था कौन? पहला ऑप्शन है शिष्य, दूसरा है शिष्य के माता पिता, तीसरा है समाज, चौथा है आश्रम में रहने वाले। शिष्य। तो ध्यान में रखेंगे, गुरु को कौन पितातुल्य समझता था? शिष्य समझते थे, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। कौन सा संबंध घनिष्ठ हुए बिना नहीं रहता है? पहला ऑप्शन है व्यापारिक, दूसरा है आध्यात्मिक, तीसरा ऑप्शन है मानसिक और चौथा है शारीरिक। तो ध्यान में रखेंगे ऑप्शन नंबर जो 2 है आध्यात्मिक, ये जो संबंध है बिना घनिष्ठ हुए बिना नहीं रह सकता है। आए दिन समाचार पत्रों में शिक्षक विद्यार्थियों के संबंध में पढ़कर पहला ऑप्शन है मन में प्रसन्न हो उठता है, दूसरा है मन खिन्न हो जाता है, तीसरा है मन पुनः पढ़ने को करता है, या चौथा है मन क्रोधित हो उठता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, मन खिन्न हो जाता है। शिक्षक छात्रों में आए पतन का कारण क्या है? पहला ऑप्शन है नैतिकता का अभाव, दूसरा है भौतिकता का अभाव, तीसरा है समझदारी का अभाव, चौथा है ज्ञान का आध्यात्मिक विकास। नैतिकता का अभाव। तो ध्यान में रखेंगे, शिक्षक और छात्रों में आए जो पतन का कारण क्या है? नैतिकता का अभाव। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, आध्यात्मिक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग और प्रत्यय बताना है। कौन सा इसमें उपसर्ग है, कौन सा प्रत्यय है? पहला ऑप्शन है आदि प्लस आदि और मिक, मतलब आदि उपसर्ग है और मिक प्रत्यय है। दूसरा है आदि प्लस या आदि और इक, तीसरा है आदि प्लस इक, और चौथा है आध्या प्लस इक। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 आदि प्लस इक। यानी कि आध्यात्मिक आपको पता है आदि जो होता है उपसर्ग लगता है, आपको पता है उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्द से पहले जुड़ते हैं उनको हम उपसर्ग कहते हैं, और जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं उसको हम प्रत्यय कहते हैं। तो इसमें अधि जो है उपसर्ग हो जाएगा और इक प्रत्यय हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं, संस्कृत शब्द का संधि विच्छेद है। पहला ऑप्शन है सर प्लस सस प्लस कृति, दूसरा है सम प्लस कृति, तीसरा है सम है लेकिन वहाँ पे नीचे माँ में हलंत नहीं लगा हुआ है और प्लस कृति है, और तीसरा ऑप्शन है सन प्लस कृति। यानी सम इसमें नीचे वाले में हलंत लगा रहेगा, जो सम लिखेंगे माँ के नीचे हलंत रहेगा और प्लस कृति रहेगा, तो ये हमारा संस्कृति बन जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, पितातुल्य शब्द में समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय समास, बहुब्रीय समास, तत्पुरुष समास या द्वंद्व समास? तत्पुरुष समास। तो ध्यान में रखेंगे यहाँ पे जो पितातुल्य है इसमें कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, और आपको पता होता है जो बहुब्रीय समास होता है वो समासों का राजा होता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। आगे प्रश्न दिए हैं कविता से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कविता शिक्षण में मौन पाठ वर्जित है क्योंकि जब हम कविता पढ़ते हैं इसमें पूछ रहा है कि जो मौन पाठ होता है वर्जित होता है। इससे कुछ लोग अपने अंदर पढ़ते हैं तो कविता को मौन पाठ वर्जित होता है, ऐसा क्यों? पहला है समय का दुरुपयोग होता है, दूसरा है छात्रों का अवधान बाधित होता है, तीसरा है इसमें रसानुभूति की में व्यवधान होता है, या चौथा ऑप्शन है शिक्षण का प्रवाह समाप्त होता है। यानी कि इसमें रसानुभूति में व्यवधान होता है, जिससे कि हम कविता पढ़ते हैं तो एक रस के माध्यम से पढ़ते चले जाते हैं तो इसकी कमी देखने मिलती है, इसलिए हमको ध्यान में रखना है। उसको मुँह को नहीं पढ़ना होता, उसको बोल बोल के वाचन के माध्यम से पढ़ना होता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है,
प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? पहला ऑप्शन है सूत्र अथवा निगमन प्रणाली, जिसमें हम कहते हैं नियम से उदाहरण की ओर जाना। दूसरा है आगमन प्रणाली, जिसमें कहते हैं कि उदाहरण से नियम की तरफ जाना। तीसरा है पाठ्य पुस्तक प्रणाली और चौथा ऑप्शन है समवाय अथवा अंतरयोग प्रणाली। आगमन प्रणाली। इसका राइट आंसर हो जाएगा आगमन, यानी कि हमें पहले उदाहरण बताना है फिर नियम की तरफ जाना होता है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों के भाषा कौशल के विकास को बढ़ावा मिल सकता है जब उन्हें, पहला ऑप्शन है आपस में वार्तालाप व खेल के अवसर प्रदान किए जाए। दूसरा ऑप्शन है अपने संदेशों के प्रतिपादन के लिए प्रोत्साहन दिया जाए। तीसरा है विभिन्न संदर्भों में शब्दों के अर्थों का प्रदर्शन किया जाए, या उपयुक्त में से सभी। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से सभी। जैसे कि इसमें बच्चा क्या है, वार्तालाप के माध्यम से खेल के अवसर प्रदान किया जाए, उसको संदेशों के प्रति उसके लिए प्रोत्साहन दिया जाए, विभिन्न पदार्थों शब्दों के अर्थों का प्रदर्शन भी किया जाए। इसके माध्यम से वो भाषा कौशल को समझ सकता है, उसका आसानी से उसका विकास हो सकता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है भाषा व प्राथमिक माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समाज को प्रभावित करता है तथा समाज से प्रभावित होता है, यह कथन किसका है? बोला गया है भाषा व प्राथमिक माध्यम होता है जिसके द्वारा जो व्यक्ति होता है समाज को प्रभावित करता है और तथा समाज से प्रभावित होता है, समाज को प्रभावित ही करता है और समाज से प्रभावित भी होता है। तो इसका ये शब्द किसने दिया था? पहला ऑप्शन है स्वीट ने, दूसरा है हॉरलॉक ने, तीसरा है कि कोमास्की ने, चौथा ऑप्शन है एलिस ने। ध्यान में रखेंगे ये शब्द किसके थे? ये शब्द एलिस महोदय के थे। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? पहला है अत्यधिक शुद्धता, दूसरा है अधिकाधिक सामान्यीकरण, तीसरा है सरलीकरण और चौथा है विकासात्मक। सरलीकरण। तो ध्यान में रखेंगे इसमें सरलीकरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है उपलब्धि परीक्षण निर्माण में समंकन योजना बनाने का उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है निर्णय संबंधित असंगति को दूर करने में सहायता प्रदान करना, दूसरा है प्रश्नों की संख्या निर्धारित करना, तीसरा है छात्रों को कठिनाइयों का निर्धारण करना, या उपयुक्त में से सभी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है सीसीई प्रणाली में A1 ग्रेड कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रदान किया जाता है? जैसे कि आपको पता है ग्रेडिंग सिस्टम होता है, किसी में A1 ग्रेड मिलता है तो किसी में A, किसी में B, B1, इस प्रकार से अलग अलग ग्रेड मिलते हैं। तो जो A1 ग्रेड होता है उसमें कितने प्रतिशत के बीच में बच्चों को नंबर दिया जाता है? पहला ऑप्शन है 91 से लेकर 100%, दूसरा है 81 से लेकर के 90%, तीसरा है 90% से लेकर 100% और चौथा है 71% से लेकर 80% के बीच में। यानी जो A1 ग्रेड के विद्यार्थी होते हैं जिसको A1 ग्रेड का नंबर मिलता है उसका 91 मार्क्स से लेकर के 100 मार्क्स के बीच में होता है, इसलिए उनको A1 ग्रेड मिलता है। यानी कि ऑप्शन नंबर A इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है छात्रों की त्रुटि का पता लगाना, विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, तीसरा है छात्रों का पिछड़ापन दूर करना और चौथा है छात्रों की प्रगति का ज्ञान प्राप्त करना। तो ध्यान में रखेंगे जो हमारा उपचारात्मक शिक्षण होता है इससे पहले एक पता होता है निदानात्मक शिक्षण। निदानात्मक मतलब कि हम छात्रों की जो त्रुटियां होती हैं उनको पता लगाते हैं, उसका हम पता लगाने के बाद जब उसका उपचार किया जाता है उसको हम कहते हैं उपचारात्मक शिक्षण, जिसमें से छात्रों का जो पिछड़ापन होता है उसको दूर करने का तरीका होता है उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा। यानी कि सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, छात्रों का पिछड़ापन हम उपचारात्मक शिक्षण से दूर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है CBSE ने किस वर्ष 10वीं की बोर्ड परीक्षा में सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रणाली लागू कर दिया था? पहला ऑप्शन 2010 से 11 के बीच में, या 2009-10 में, या 2009 में, या चौथा ऑप्शन है 2008 में। 2009 में। तो ध्यान में रखेंगे CBSE ने 10वीं की बोर्ड परीक्षा में सतत एवं समग्र मूल्यांकन जो प्रणाली लागू किया था वो 2010 में लागू किया था। अगला प्रश्न है सस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन क्या है? पहला ऑप्शन है आदर्श वाचन, दूसरा है अनुकरण वाचन, तीसरा है सामूहिक वाचन, चौथा है पाठ्यपुस्तक वाचन। तो ध्यान में रखेंगे जब हम पाठ्यपुस्तक का बोल करके उसका वाचन करते हैं तो उसका वही सस्वर वाचन कराने का बहुत सबसे अच्छा अभ्यास माना जाता है। तो बच्चों को क्या करना है
बोल बोल के पढ़ने के लिए बोलना है, इस प्रकार से पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से, और वह स्वर वाचन को सिखाना है। अगला प्रश्न है, मौन वाचन कब शुरू करना चाहिए? पहला ऑप्शन है तीसरी कक्षा से, दूसरा है चौथी कक्षा से, तीसरा है छठी कक्षा से, या चौथा है दूसरी कक्षा से। छठी कक्षा से। तो ध्यान में रखना है, कम से कम 5वीं कक्षा तक आपको बोल के पढ़ना है, और जब छठी कक्षा में आप जाएंगे तो आपको मौन वाचन करना वहाँ से शुरू कर सकते हैं आप। इसलिए सी ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। छठी कक्षा से मौन वाचन आप शुरू कर सकते हैं। अगला प्रश्न है साइलेंट रीडिंग। साइलेंट यानी कि चुपचाप जो पढ़ना होता है, किसकी रचना है? साइलेंट रीडिंग किसकी रचना है? पहला ऑप्शन है डेचेंट की, दूसरा है स्मिथ की, तीसरा है ब्रायन की, और चौथा है पिंटर की। ब्रायन की। तो ध्यान में रखेंगे, तो साइलेंट रीडिंग एक पुस्तक का नाम है, उसका वो किसने लिखा था? ब्रायन ने लिखा था। अगला प्रश्न है, रेडियो की सीमाओं में को कौन सा श्रव्य साधन दूर कर सकता है? जो रेडियो की सीमाएं होती हैं उनको कौन सा श्रव्य साधन दूर कर सकता है? पहला है ग्रामोफोन, दूसरा है लिंगुआफोन, तीसरा है टेप रिकॉर्डर, और चौथा इसमें से कोई नहीं। टेप रिकॉर्डर। यानी एक श्रव्य सामग्री होती है, एक दृश्य सामग्री हो, जो हम सुन करके इस्तेमाल करते हैं उसको हम श्रव्य सामग्री कहते हैं, और जो हम देख करके इस्तेमाल करते हैं उसको हम दृश्य सामग्री कहते हैं। तो यहाँ पे जो टेप रिकॉर्डर है ये रेडियो की सीमाओं को श्रव्य साधन के रूप में हम इसको इस्तेमाल करके उसको दूर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, लिंगुआफोन कैसा शैक्षिक उपकरण होता है? दृश्य होता है, श्रव्य होता है, दृश्य श्रव्य दोनों होता है, इसमें से कोई नहीं। श्रव्य होता है। तो ध्यान में रखें, लिंगुआफोन भी आपका एक तरीके से श्रव्य साधन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न है, जिस उद्देश्य के लिए प्रशिक्षण तैयार किया गया है यदि वह उसकी पूर्ति करता है तो वह कहलाएगा। पहला है वैध परीक्षण, दूसरा है विश्वसनीय परीक्षण, तीसरा है वस्तुनिष्ठ परीक्षण, और चौथा है विषयपरक परीक्षण। वैध परीक्षण। तो ध्यान में रखेंगे, ये आपका वैध परीक्षण कहलाता है। और ये जो आपका प्रैक्टिस सेट था वो यहीं पे कंप्लीट होता है। हिंदी का आपको पता है सीटेट 2023 के लिए ये महत्वपूर्ण है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।